सत्ताव में रहता है। हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी मतलब पोवर्टी। अच्छा, गरीबी देखो, गरीबी का सबसे पहले तो पता ही है गरीबी मतलब क्या है, वो सब बताना नहीं है। गरीबी मतलब क्या है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में दो प्रकार का गरीबी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सापेक्ष गरीबी, एक पढ़ते हैं निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है, ये पूछा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। एक होता है निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो, सापेक्ष गरीबी का अर्थ है, ये बिल्कुल समझ जाओ कि मेरी मम्मी जैसा वाला ही गरीबी है। मेरी मम्मी का आदत है कि दूसरा के पास कार है ना, अब मेरी मम्मी के पास कार नहीं है तो मेरी मम्मी अपने आप को गरीब समझ लेगी, जबकि वो गरीब नहीं है, देख नहीं रही कि और बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें दूसरा से कंपैरिजन किया जाता है सापेक्ष गरीबी में। रिलेटिव पॉवर्टी में दूसरा से कंपैरिजन करके देखा जाता है कि अमेरिका भारत से कितना गरीब है। अरे अमेरिका भी अमीर है, ठीक ठाक है, भारत भी ठीक ठाक है। कंपैरिजन क्या कर रहा है? तुमको मिल गया ना जो चीज़ चाहिए, तुम्हारा बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है ना, तो बस हो गया। तो इसी कारण हम लोग अपने इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी से गरीबी को नहीं नापते हैं। लेकिन ये भी गरीबी का एक प्रकार होता है। इसमें तुलना किया जाता है। किस चीज़ का तुलना किया जाता है? आय विषमता का, इनकम डिस्पैरिटी का। मतलब इनकम में कितना डिफरेंस है। उनसे पूछा जाए आय विषमता का संबंध यानी कि इनकम विषमता का, इनकम डिफरेंस का संबंध किस टाइप की गरीबी से होता है, तो रिलेटिव पॉवर्टी में। किस में? रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी में। ठीक है, ये हो गया। इसमें ये नहीं देखा जाता कि तुमको बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तुमको भले तुम सब चीज़ है, खुश है, लेकिन तुम्हारे पास एरोप्लेन नहीं है, कंपैरिजन कर दिए तो तुम गरीब हो गया, भले रोल्स रॉयस रखा हुआ है घर में। ठीक है, ये जो गरीबी होता है सापेक्ष गरीबी, ये अक्सर जो है विकसित देशों के लिए है। अमेरिका यूज़ करता है वहाँ पे अपने प्रकार की गरीबी नापने के लिए। हम लोग जो करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वो बताएंगे क्या है। फिलहाल जो रिलेटिव पॉवर्टी है, या फिर इसी को बोल सकते हैं आय विषमता, इनकम डिफरेंस, ये दो तरीके से मापा जा सकता है। एक होता है लॉरेंज कर्व, एक होता है गिनी कोफिशिएंट। ये दोनों बताता है रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। ये दोनों बताएगा कर्व, आय विषमता, आय में कितना असमान वितरण है। मतलब एक ही देश में किसी लोग के पास बहुत पैसा है, किसी लोग के पास बहुत कम पैसा है, उसके डिफरेंस को बताएगा। इन दोनों से क्या मापते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी या फिर इनकम डिफरेंस या फिर आय विषमता। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि है ये लॉरेंज कर्व, ये लॉरेंज कर्व, ये इनकम है, यहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर मान लो 10% लोगों के पास, भारत में 10% पैसा है, 20% लोगों के पास 20% पैसा है, ठीक है, तो एक सीधे कर्व जाएगा। मतलब वो देश बहुत बढ़िया है कि वहाँ पे पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो लाइन जो जाता है सीधे, इसको बोलते हैं समता रेखा, इक्वालिटी लाइन। क्या बोलते हैं? समता रेखा। ये होता है एकदम आइडियल कंडीशन। लेकिन तुम बताओ, कभी किसी देश में ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 100 रुपया सभी को समान, कोई अमीर गरीब नहीं? गैप आ ही जाएगा, चाहे कोई भी देश कितना विकसित हो जाए। ये जो नीचे में जो आता है, ये जो लाइन जो गया, इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ये हमेशा जो है, ये कर्व है, ये जो लॉरेंज कर्व होगा, ये जो समता रेखा है, इक्वालिटी लाइन है, इससे नीचे ही की ओर रहता है। ये क्या है? समता रेखा। और ये जो लाल वाला है क्या है? लॉरेंज कर्व। ये हमेशा नीचे ही रहेगा। अब ये बोलता है कि तो हमेशा नीचे ही रहेगा। अब ये जो कर्व के बीच में जितना एरिया बढ़ेगा, जितना गैप होगा, मान लो और भी तो गैप हो सकता है, ये जितना एरिया बढ़ेगा तो ये गैप जितना अधिक होगा, उस देश में समझना असमानता उतना ही अधिक है। उस गैप में, उस देश में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, इनइक्वालिटी गैप है, वो उतना ही अधिक होगा। तो लॉरेंज कर्व में क्या है, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो असमानता क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आ गया, इसी तरीके से नापते हैं। अब इसका एरिया उरिया निकाल के नापते हैं। वो जब जाओगे 12th के इकोनॉमिक्स में तो वहाँ पे इसका एरिया निकलता है। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, समझ गए। एरिया कैसे निकलता है वो नहीं जानना है। एक होता है गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, जो लॉरेंज कर्व जो है ना, वो देख लिए
अब इसी का वैल्यू आता है, इसी का वैल्यू निकालते हैं कि हाँ कितना असमानता है, कितना असमानता है, 1 0 1 2 ऐसे करके। तो इसी का जो गिनी कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। जो लॉरेंज कर्व से तुम लॉरेंज कर्व का जो मैथमेटिकल मान है ना वही बताएगा, जो गणितीय मान है वही बताएगा। ये जो इसका कर्व है इसका कुछ वैल्यू आएगा कर्व में से एरिया निकाल के, तो वही बताएगा। तो गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 0.1 0.2 0.3। अगर 0 आ गया इस कर्व का वैल्यू किसी देश के लिए, तो उस समझना कि वहाँ पे कोई भी समता नहीं है, मतलब 1% आदमी को 1 रुपया है। लेकिन अगर 1 आ गया वैल्यू तो समझना भयंकर भी समता है, मतलब एक ही आदमी के पास सारा पैसा है। अब बीच में आ जाए तो समझ लो फिर भी असमानता है ही। तो गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में। ये लॉरेंज कर्व कहीं क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू देगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग आएंगे निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ओर। इसको ही रियल गरीबी या वास्तविक गरीबी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें वास्तविक गरीबी इसको इस कारण बोलते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, ये देखते हैं कि किसी आदमी का बेसिक नीड फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं। बेसिक नीड का मतलब क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं, सुनते हैं। तो क्या वो चीज़ मिल पा रहा है कि नहीं। यहाँ भारत में कंपैरिजन घंटा करें, यहाँ तक बेसिक ही नीड पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो पिछला वाला जो है मेथड क्या भारत के लिए बढ़िया है, नहीं, ये वाला मेथड से भारत के लिए बने हैं। तुम जब कुछ पढ़ लिख, तुम जब नहीं है एयरटेल का देख रहे हैं, मतलब वही ना, तुलना करने चल गया है। खाने तो ये बात नहीं है एयरटेल तो तुलना कैसे करेंगे। तो इसी कारण भारत में या फिर जो भी विकसित देश, विकासशील देश है, डेवलपिंग देश है, वहाँ के लिए हम लोग जब गरीबी का मापन करेंगे तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मापन करते हैं। दोनों दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। इस प्रकार की गरीबी रेखा का मापन इस प्रकार की गरीबी रेखा का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर होता है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे नापेंगे, जैसे कि अभी रिलेटिव पॉवर्टी हम लोग लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से नाप रहे थे। इसमें हमको एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर नापना है तो तुमको एक पॉवर्टी लाइन सेट करना पड़ेगा, एक गरीबी रेखा सेट करना पड़ेगा। गरीबी रेखा बनाएंगे, अभी रेखा कैसे बनेंगे हम बताएंगे। इस लाइन के ऊपर कह देंगे जो है ऊपर वो है APL, इस लाइन के जो नीचे है वो है BPL, यानी कि इस लाइन के जो नीचे आ जाएगा वो हो जाएगा गरीब, इस लाइन के ऊपर चल जाएगा वो हो जाएगा अमीर। अब जो निरपेक्ष गरीबी है, इसका मापन विधि भारत में होता है, इसी का मतलब इसी का प्रयोग करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ही। इसमें हम लोग इसका दो तरीके से होता है। एक होता है कैलोरीज कितना इनटेक हुआ, मतलब कितना खाया उसके आधार पे, या फिर कितना कमाया उसके आधार पे। तो भारत में होता है कितना वो खा रहा है, कैलोरीज इनटेक पे होता है। सवाल से समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे भारत में गरीबी रेखा जो बनता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने के लिए, तो जो बनता है लाइन कैसे बनाएंगे, तो लाइन बनाते उपभोग भाई के आधार पे, मतलब कंजप्शन, मतलब कैलोरी कितना खा पा रहा है उसके आधार पे। ये नहीं कि कोई कितना कमा पा रहा है इसके आधार पे नहीं, ठीक है। आय स्तर के आधार पे नहीं, 10 रुपया कमा रहे उससे नहीं। मेनली जो होता है यहाँ पे फूड कंपोनेंट, इतना कैलोरी खा रहे हो कि नहीं वो मेनली देखा जाता है। उतना कैलोरी खाने के लिए कितना पैसा लगता है वो देखा जाता है, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना, इसको मापने के लिए जो मेथड्स होता है हेड काउंट रेशियो, मतलब इसमें हेड को काउंट कर लिया जाता है। हाँ हाँ, ये गरीब है वो गरीब है, ये अमीर है वो अमीर है, ये गरीब है वो गरीब है। इसमें आय असमानता ये सब नहीं देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि तू है इसके नीचे तो तू गरीब है। हेड काउंट मतलब काउंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या चीज़ से मेजर होता है, हेड काउंट रेशियो से। इसमें पॉवर्टी लाइन एक बनाते हैं हम लोग। हेड काउंट रेशियो का वैल्यू क्या होता है कि जितना BPL है अब बाई टोटल जनसंख्या इंटू में 100। अभी हम दोनों में बताए हैं डिफरेंस कि जो विकासशील देश होता है जैसे भारत डेवलपिंग देश है, तो वहाँ पे गरीबी का मापन किस प्रकार से होता है, रिलेटिव की एब्सोल्यूट उल्टा लिखा गया यहाँ पे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से होगा, ठीक है। और इसका जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है ये इसको रियल पॉवर्टी भी बोलते हैं। और इसको क्या चीज़ से मापते हैं, कौन सा मेथड से, हेड काउंट रेशियो के मेथड से। और ये भी बताए हैं कि ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है इसमें
कैसे गरीबी को नापते हैं? हेड काउंट रेशियो से। और हेड काउंट रेशियो में क्या होता है, एक लाइन निर्धारण होता है, गरीबी रेखा, उसका कॉन्सेप्ट है। और जो विकसित देश जैसे अमेरिका, उसमें अगर गरीबी का मापन करना है, पॉवर्टी का मेजरमेंट करना है, तो हम लोग किससे नापते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी से। इसको कैसे नापते हैं? लॉरेंज कर्व या फिर गिनी कॉफिशिएंट से। समझ में आ रहा है? अब आइए यहाँ पे, गिनी कॉफिशिएंट इज मेजर ऑफ। गिनी कॉफिशिएंट किसका मेजरमेंट है? आय विषमता का, गरीबी का। गरीबी का। किसका है? गरीबी का है। आय विषमता का ना होगा, ये होगा आय इनकम। ये दोनों ऑप्शन लेकिन सही है, पॉवर्टी का भी नापता है, ये भी नापता है, लेकिन इस पे लिखा हुआ नहीं है किस प्रकार का पॉवर्टी। इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉवर्टी किसी का एक ही प्रकार का होता है, गरीबी होता है। दो प्रकार का ना होता है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में गिनी कोएफिशिएंट मापते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी तो इनकम इनइक्वालिटी भी तो नापते हैं इससे, आय विषमता। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, नीति आयोग कहाँ का है? भारत का है। सोज विच टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो बताओ, भारत में घुमा के सीधे इतना जो सवाल है, इसको उल्टा भाषा में बोल सकते हैं कि नीति आयोग तो भारत का है, तो मतलब ये बोल सकता है कि भारत में गरीबी को मापने के लिए कौन सा पॉवर्टी देखते हैं, किस प्रकार का पॉवर्टी हम लोग भारत में नापते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, दोनों की नॉन ऑफ द अबव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और सवाल है। अच्छा, तुमसे पूछा जाए, अभी आगे पढ़ाएंगे, भारत में गरीबी का मापन प्रथम बार आधिकारिक प्रयास कब किया गया था, मतलब ऑफिशियली कब नापा गया था? तो आज़ादी के बाद ऑफिशियली नापा गया था 1964 में, 1962 में, योजना आयोग के द्वारा। अभी जो नीति आयोग है वो पहले योजना आयोग था। नीति आयोग को बंद कर दिया गया, योजना आयोग को बंद कर दिया गया 2014 में, शायद 2014 में। 15 मार्च 2015 को योजना आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। धीरे से समझ में आएगा। अच्छा, किसे वास्तविक गरीबी बोला जाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। लॉरेंज कर्व या गिनी कोएफिशिएंट में किसका मापन होता है बताओ तो? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, रिलेटिव पॉवर्टी का, हाँ, आय विषमता का मापन होता हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, वास्तविक गरीबी का नहीं, इनकम इनइक्वालिटी। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस विधि के से होता है? हेड काउंट रेशियो मेथड से, हाँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से, हाँ, रिलेटिव पॉवर्टी से, लॉरेंज कर्व से। गलत, ठीक है। गलत। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हम बोले कि भारत में जो गरीबी का मापन होता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से होता है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है गरीबी रेखा का। तो ये गरीबी रेखा कौन, ये रेखा अपने मन से कौन बना देगा? ये रेखा यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सारा अनुमान लगाया गया कि हाँ, ये लाइन टारगेट सेट कर दे रहे हैं, इसके जो नीचे आएगा वो गरीब होगा, इसके ऊपर आएगा वो अमीर होगा, इसके ऊपर आएगा जो अमीर होगा। तो क्या किया, इसके लिए आज़ादी से पहले भी बहुत लोग अनुमान लगाया गरीबी रेखा का, और आज़ादी के बाद भी। तो पहले देख ले रहे हैं आज़ादी से पहले कौन कौन अनुमान लगाया, ठीक है। तो आज़ादी से पहले सबसे पहले गरीबी रेखा का, अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा का अनुमान। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले गरीबी रेखा का कौन अनुमान लगाया? तो सबसे पहले अनुमान लगाया था आज़ादी से पहले दादा भाई नौरोजी। उनका एक बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो वो क्या किए, 1867-68 का उस समय कीमत महंगाई है उसके आधार पे गरीबी का मापन किए, ठीक है ना। 1901 में उन्होंने बताया कि जो आदमी प्रति वर्ष साल में 16 रुपया, ठीक है ना, 16 रुपया से लेके 35 रुपया तक, 16 रुपया से लेके 35 रुपया तक खर्चा करता है भोजन पे, उतना भी नहीं खर्चा कर पा रहा है, वो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब। 16 रुपया है तुमको गांव में, 35 रुपया है शहर के लिए। जो नहीं खर्चा कर पाएगा भोजन के लिए वो क्या हो जाएगा? गरीब। तो वो सेट किए थे, ठीक है। एक ही टाइम का खाना ना 35 रुपया हुआ। अरे अभी उस समय अंतर ना,
तो यही दादा भाई नौरोजी बोले कि फिर ये सब बकचोदी नहीं, 16 रुपया से 35 रुपया तक अगर साल में जो खर्च नहीं कर पा रहा है इतना भी, तो वो गरीब है। फिर और किस कीमत के आधार पे बताए थे? 1867-68 में 57 की क्रांति जब हुआ था उसके 10 साल बाद जो है उतना कीमत जो था महंगाई उसके आधार पे बोले थे। फिर एक 1938 में आया राष्ट्रीय योजना आयोग, ये सुभाष चंद्र बोस इस द्वारा बनाया गया, नेहरू अध्यक्ष थे। ये बोला जो आदमी प्रति महीना, अब आ गए महीना पे, 15 से 20 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहा है अपने जीवन पे, तो वो गरीब है। उस साल का 16 रुपया 35 रुपया, अब कहाँ पे आ गए 1938 में? 15 से महीना में आ गए 15 और 20 रुपया। फिर बॉम्बे प्लान आया 1944 में। इसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे जे.आर.डी. टाटा, फिर से जे.डी. बिरला, जॉन मथाई, लाल श्रीराम, फिर से कस्तूरबाई, फिर से पी.टी. ठाकुरदास। ये क्या बोले कि 75 रुपया साल का, क्या बोले 75 रुपया साल का, कि महीना का याद नहीं आ रहा है, साल या महीना, ठीक है। अगर वो खर्च नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉवर्टी लाइन के नीचे रख दिया जाएगा। तो बॉम्बे प्लान 1874 या 1944 1944, तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रख दिया जाएगा, ठीक है। जाली का जी बिरला। उसके बाद जैसे ही हम लोग का इंडिपेंडेंस मिल गया, वो तो प्री इंडिपेंडेंस था, अब जैसे इंडिपेंडेंस मिल गया तो जो पॉवर्टी लाइन है उसके एस्टिमेशन करने के लिए बहुत सारा समिति यानी कि कमेटी बना, अरे अनुमान लगाने के लिए। पहले तो इंडिविजुअल तौर पे हो रहा था, तो उसी प्रयास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपना सबसे पहले आधिकारिक प्रयास किया योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग क्या किया? ऑफिशियली तौर पे एफर्ट लगाया और 1962 में सबसे पहले इसको मापने का प्रयास किया। बोला जो आदमी 20 रुपया भी पर मंथ से उसका नीचे चल जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको मान लिया गया पॉवर्टी लाइन के नीचे। 20 रुपया पर मंथ। दादा भाई बोला था कितना? 1600 से 35 प्रति साल, और बॉम्बे प्लान 75 रुपया बोला था। और ये इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ पर आ गए? 1962 में 20 रुपया पर मंथ। इसके अलावा और भी लोग आया समिति, जैसे दांडेकर रथ समिति, दांडेकर कमेटी, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। ये सब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया? ये कमेटी बनाया ताकि पॉवर्टी लाइन एक एस्टिमेट किया जा सके, सेट, या कौन गरीब है, किसको गरीब माना जा सके, पुअर माना जा सके, उसके लिए ये सब कमेटी भी बनाया। तो इसका ट्रिक हम दे सकते हैं, एक लाइन से याद करो, DALTR, DALTR। पहले कौन आया 1962 के बाद? दांडेकर रथ समिति, फिर अलग समिति, फिर लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति, ठीक है। अब जो यहाँ पे दांडेकर समिति आया 1971 में आया, ये जो अलग समिति आया ये 1977 में आया, अपने रिपोर्ट दिया 2 साल बाद 1979 में। जो लकड़वाला समिति था वो 1989 में आया, अपने रिपोर्ट दिया 1993 में। जो तेंदुलकर समिति है जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो आया 2005 में, अपना रिपोर्ट दिया 5 साल बाद 2009 में। जो रंगराजन समिति है वो आया 2012 में, अपना रिपोर्ट दिया मोदी के आने के समय 2014 में। तो ये सब समझ में आ रहा है कौन कब आया, ठीक है। एक बार फिर से है 71, 77, 79। लकड़वाला का क्या है? 1989, 1993, 2005, 14, 12, 14, 5, 9, ठीक है। तो ये एक लाइन से याद हो गया। तो लास्ट कौन कमेटी आया था? रंगराजन, रंगराजन। अभी बताएंगे एक चीज़, बहुत ही मजा आएगा, यहाँ देखना। पहले यहाँ तक पहुँचेंगे ना रंगराजन तक, तब पता चलेगा तो दो चीज़ भारत के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट, भारत में जो गरीबी का मापन जो बताए थे सबसे पहले ऑफिशियली किया गया था 1962 में योजना आयोग द्वारा, प्रथम बार आधिकारिक रूप से किया गया था, ठीक है ना, आधिकारिक रूप से, ठीक है ना। ये बोला था जो आदमी प्रति व्यक्ति जो मंथली है
₹20 से भी कम कर पा रहा है अपने खाने उपभोग व्यय यानी कि खाने पीने पे खर्च, उसको मान लिया जाएगा पुअर। फिर दांडेकर कमेटी आएगा कब? 1971 में। यह पहली बार था जब एनएसएसओ का आंकड़ा का प्रयोग करके गरीबी का अनुमान लगाया गया। गरीबी का आंकड़ा कौन जाएगा कलेक्ट करने? जैसे जनगणना होता है तो एनएसएसओ जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका आंकड़ा प्रयोग करके गरीबी का जो आंकड़ा प्रस्तुत करना, किसको गरीब माना जाए, ये कौन किया? ये कौन किया बताओ? ये किया दांडेकर हम्म, दांडेकर दांडेकर कमेटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है दांडेकर कमेटी भारत में पहली बार कैलोरी के आधार पे गरीबी का मापन किया। किसके आधार पे? कैलोरी के आधार पे। किसके मापन पे? कैलोरी के आधार पे। तुमसे पूछे भारत में सबसे पहले कौन सा कमेटी था जो गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पे किया था? तो दांडेकर, जो सबसे पहली बार आया था। कैलोरी का मतलब खाने पीने में इतना कैलोरी खा जा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। जो आदमी पर डे, शहर हो चाहे गांव, 2250 कैलोरी किलो कैलोरी पर डे खा ले रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। यही आंकड़ा निकाला, ठीक है। तो यहाँ से दो बात याद रखना है दांडेकर समिति के बारे में। एक तो ये ऐसा समिति था, अपना रिपोर्ट दिया 1971 में। ये ऐसा समिति था जो एनएसएसओ का आंकड़ा का प्रयोग करके गरीबी का अनुमान लगाया था। यह पहली बार ऐसा समिति था जो गरीबी का आंकड़ा ये पता लगाने के लिए किसको आधार बनाया था? इनकम को कि कैलोरी को? कैलोरी, इनकम को। तो कैलोरी को ही क्या बोलते हैं? कंजप्शन। खाते हैं ना उसको तो कंजप्शन बोलते हैं, कंजप्शन। फिर उसके बाद कौन आया? अलग कमेटी आया, आलेख पांडे वाला। ये अलग कमेटी आया 1977 में। कब आया? 1977 में। और अपना रिपोर्ट दिया 1979 में। इस समय इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, 5 ईयर प्लान चल रहा था। 5 ईयर प्लान का डेट है 1974 से 1978 के बीच तक। इंदिरा गांधी इसको अपॉइंट की अलग कमेटी को। उस समय नारा ही था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो अलग समिति, ये पहली बार इसके बारे में बोला जाता है कि पहली बार गरीबी रेखा को अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मापने के लिए ये अलग कमेटी, देखो नाम ही है इसका अलग। तो अलग कमेटी क्या किया? इस अलग अलग बोला कि गांव का गरीबी अलग हो सकता है, शहर का अलग। शहर का लोग कम खाता है क्योंकि कम मेहनत करता है, गांव का लोग को ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा मेहनत करता है। तो बढ़िया बात बोला। तो पहली बार गांव और शहर के लिए अलग अलग वाला कॉन्सेप्ट कौन है? अलग समिति। नाम में छुपा हुआ इसके। ये बोला ये भी किसको आधार बनाया? कैलोरी को ही आधार बनाया। बोला जो आदमी ये 2400 कैलोरी, यही तुम्हारे बुक में डाटा है, याद कर लो। पीछे वाला भले भूल जाएगा, 2250 किलो कैलोरी, कोई बात नहीं। जो आदमी एक दिन में 2400 कैलोरी गांव में जाते हैं, 2400 कैलोरी खाए और शहर में कम से कम 2100 कैलोरी खाए, इससे कम खा पा रहा है तो वो गरीब है। इतना खाएगा तो ठीक है, इससे कम खा पा रहा है तो वो गरीब है। तो कैलोरी को ये भी आधार बनाया। तो तुमसे पूछेगा अलग कमेटी का मेन क्या आधार था? मेन कंपोनेंट फूड कंजप्शन। इसके पहले दांडेकर कमेटी भी फूड कंजप्शन है। उस समय 2400 कैलोरी आता था गांव में, 19 रुपया पर मंथ, और शहर में मिलता था 2100 कैलोरी, 56 रुपया पर मंथ। तो मेन ये भूल जाओ, 19 रुपया 56 रुपया। कैलोरी याद हो गया, 2400 2100। अभी भी वही चलता है ना? नहीं, अभी क्वेश्चन वही पूछा जाता है, चलता भी है वही भी। अभी देखो बताएंगे, लास्ट तक पहुंचो। फिर उसके बाद आया क्या? लकड़वाला कमेटी। क्या आया? लकड़वाला के बाद कौन आएगा? लकड़वाला कमेटी। कौन है? लकड़वाला कमेटी। ये लकड़वाला कमेटी है, ये आया 1989 में और अपना रिपोर्ट दिया 4 साल बाद 1993 में। मतलब पंचायती राज सिस्टम आया था भारत में 1992 में, उसी के आसपास का ही समय है। एलपीजी भी उस समय आ गया था भारत में, प्राइवेटाइजेशन ये सब चलने लगा था। ये अलग समिति है, उसकी सिफारिश को ही बोला कि लागू करो, उसकी सिफारिश को बोला कि लागू करो। मतलब कैलोरी तो रहना चाहिए 2400 ही, 2100, मतलब कैलोरी को ही बेस बनाओ। कैलोरी इनकम का बात नहीं बोला, क्या बोला? कैलोरी को ही बेस बनाओ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, ये बोला इसके पहले अलग समिति आया था तो बोला था कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बनाओ, मतलब शहरी क्षेत्र के अलग, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग।
ये लकड़वाला भी इसी में एक बात और जोड़ देगा। लकड़वाला ये बोलेगा भाई बिहार के लोगों के लिए अलग गरीबी हो सकता है, यहाँ पे डेवलप स्टेट नहीं। बांट देगा ये। अभी स्टेट वाइज कर दिया, तो स्टेट वाइज राज्यों के आधार पे अलग अलग कौन करने लगा? तो लकड़वाला। लकड़वाला। ठीक है, ये स्टेट स्पेसिफिक प्रोवर्टी लाइन कौन दिया था? तो लकड़वाला। और ये बोला कि ये जो स्टेट स्पेसिफिक करेंगे, अब स्टेट के अंदर भी जाके गांव और शहरी क्षेत्र को अलग अलग कर देंगे। और वहाँ पे गांव में देखेंगे, वहाँ पे पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए कृषि श्रमिक जरूर रहेंगे। गांव में तो कृषि श्रमिक ही रहता है, एग्रीकल्चर लेबर ही रहता है। तो वहाँ पे देखेंगे उसके महंगाई को, अब कल बताए थे CPI इंडेक्स IW, उसके आधार पे देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे। और शहर क्षेत्र में देखेंगे CPI IW, ये भी पढ़ाए थे, CPI IW 2016 में लागू हुआ था, उसके आधार पे हम लोग गरीबी का मापन करेंगे। तो तुमको देखो दिमाग खराब हो रहा होगा, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। तुमसे पूछेगा यहाँ पे 3 चीज़, लकड़वाला कमेटी कब आया? 1989 में। कब रिपोर्ट दिया? 1993 में। दूसरा बात पूछेगा कौन सा ऐसा कमेटी था जो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया, मतलब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, तो लकड़वाला। फिर पूछेगा, सबसे यूनिक क्वेश्चन है जो आज तक नहीं पूछा है, कि कौन सा ऐसा कमेटी है जो गरीबी रेखा को या पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेशन करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया, CPI का यूज़ किया। तो कौन यूज़ कर रहा है? यही लकड़वाला यूज़ कर रहा है कि गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, CPI के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग होता है और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो लकड़वाला समिति ने गरीबी निर्धारण हेतु किसको आधार बनाया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है तेंदुलकर कमेटी। ये इम्पोर्टेंट है, ये अपना रिपोर्ट इसको बनाया गया था 2005 में, रिपोर्ट दिया 4 साल। इतना देर क्यों लग गया? इसको इस कारण बनाया था भारत सरकार या योजना आयोग कि ये देखने के लिए, इसको सिर्फ इतना काम दिया गया था कि तुम देखो भारत में गरीबी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बोल रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है तो हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले तो हम एक नया कॉन्सेप्ट देंगे। ये बोला ये जो गरीबी को आप जो देख रहे हैं कि सिर्फ खा लिया, क्या वही गरीबी है? खा लिया लेकिन कपड़ा पहना है, बाप, ये तो ये बात हो गया, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा चिल्लाए मोदी मोदी मोदी, ऐसे थोड़ी होगा देश का विकास। सुना है नहीं? तो नहीं, स्कूल जा पा रहा है कि नहीं? तो पहले से था, इससे पहले हम लोग देखते थे क्या, रोटी कपड़ा मकान। अभी अब 3 एजुकेशन और हेल्थ केयर। एजुकेशन, हेल्थ, स्वच्छ वातावरण, ऐसे ही बिजली, ये 5-6 और जोड़ दिया। ये तो टोटल बोला कि नहीं, अब गरीबी को बहुआयामी रूप से देखना पड़ेगा, मतलब मल्टी डायमेंशनली देखना पड़ेगा। तो गरीबी के बहुआयामी स्वरूप को कौन स्वीकारा सबसे पहली बार? तेंदुलकर कमेटी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एक बास्केट बना दिया, पॉवर्टी बास्केट, इसमें 9 वो चीज़ रख दिया, तब इसका कैलकुलेट करना चाहा। ठीक है ना। सरकार वर्तमान में तेंदुलकर समिति की सिफारिश को ही मानता है अभी भी। ठीक है, क्यों मानता है पता चलेगा। मतलब सिफारिश को, मतलब ये जो कहा उसी का बात मानता है। ये जो 2400-2100 चल रहा है ना, 2400-2100 सबसे पहली बार कौन बोला था? वो क्या नाम है, अलग कमेटी। दांडेकर बोला था 2250। तो ये बोला कि ये जो बोला तेंदुलकर कमेटी कि कैलोरी इनटेक ग्रामीण क्षेत्र के लिए होना चाहिए 2400 कैलोरी पर डे, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी पर डे। और जो इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गांव में जो कमाएगा 816 रुपया पर मंथ, यही डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया हुआ है, 816 रुपया पर मंथ। उस या फिर 816 को दिन में कन्वर्ट करोगे तो 27 रुपया पर दिन आ जाएगा। शहर में है 1000 रुपया पर मंथ। जो कमाएगा उसको गरीब नहीं माना जाएगा, इससे जो नीचे उसको गरीब माना जाएगा। 816 रुपया और 1000 रुपया, समझ में आ रहा है? गांव शहर का ज़्यादा पैसा कहाँ पे रहेगा? शहर के ज़्यादा कैलोरी कहाँ पर है? गांव में। समझ में आ गया? तो ये बात ये अपना ऐसे ऐसे करके आंकड़ा उकड़ा दे दिया, ये सब दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहीं तक लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो, ये बोला कि ना कि भारत में जो गरीबी है, ये तो हो गया, अपना बकचोदी कर दिया, कुछ नहीं बोला गया था ये सब करने के लिए, अपना बकचोदी किया है। इसके बाद बोला गया कि अरे तुम्हें पता भारत में गरीबी बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर समिति ये बोला कि भारत में जो गरीबी है पहले से कम हुआ है। तो बोला कि अच्छा था कितना गरीबी है, ये भी डाटा है तुम्हारे बुक में। तो बोला कि भारत में टोटल गरीबी है 21.9%, जिसमें शहरी क्षेत्र में है 13% और ग्रामीण क्षेत्र में है 23%। मतलब भारत में 21 लोग ही गरीब है 100 में से। अगर शहर में 100 में से 13 लोग ही गरीब है और गांव में 100 में से 23 लोग ही गरीब है। 21, 13, 23, समझ में आया। तो ये अपना बोल के चला गया। अब लेकिन ये अपना बोल के चला गया। तो ये जो बोला ना तेंदुलकर कमेटी कि 27 रुपया, अभी समय कब चल रहा है 2004-5। 2004-5 में तो तुम भी जन्म ले ही लिया नहीं, ले ही लिया होगा नहीं? कहाँ 2020 साल हो गया। दीदी भी कहाँ, ले लिए भी 2007 का जन्म है उसका। 5 में तो मम्मी का शादी हुआ है। अच्छा 5 में तो उस समय 27 रुपया में कुछ होगा पर दिन। तो लालू यादव का इतना में तो खैनी भी नहीं आएगा सही ढंग से। तो इसका बहुत बेइज्जती हुआ तेंदुलकर कमेटी का। लेकिन सरकार अभी भी मानता है इसकी बात को तका है। तो इसका बहुत बेइज्जती हुआ। लालू यादव ये सच में कहा था। हाँ तो बोला, मतलब बात बता रहे हैं, अब बोल भी दिया था तो कि इतना में तो खैनी भी नहीं आएगा सही ढंग से बोला था। तो इसका बहुत मतलब उस तरीके से बेइज्जती हो रहा था संसद में। क्या ये कौन हिसाब से गरीबी ना पाया तुम, हटाओ। अब इसका ये डाटा हमको सही नहीं लग रहा है। कमेटी अपना बोल दिया लेकिन सरकार अभी भी उसी को आधार बनाया हुआ है। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी को गलती को सुधारने के लिए, लेकिन ये बहुत एक बढ़िया चीज़ दिया था कि हाँ खाली खाने वाला पे ध्यान नहीं दीजिए और भी चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट इसका याद किया जाता है। अब जो है रंगराजन समिति, ये कब आया 2012 से 2014 के बीच। इस समय अभी भी था कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस मतलब यूपीए का सरकार ही था, ठीक है ना। तो रंगराजन समिति को फिर लाया सरकार। तो अब पता है 2014 में सरकार, अब पहले बता रहे 2012 में भी कांग्रेस का ही चल रहा शासन, रंगराजन समिति आया। तो ये भी क्या बोला कि ये अपना बोला कि देखिए जो कैलोरी वाला बात बोला है ना वो ठीक है, लेकिन उतना कैलोरी नहीं, उससे ज़्यादा कैलोरी, मतलब कि कैलोरी बोला, ये अपना कैलोरी चेंज कर दिया। बोला कि गांव में चाहिए 2155 कैलोरी, वो कितना बोला था गांव में 2400, ये कितना बोल दिया 2155। इस शहर में चाहिए 2090 कैलोरी, वो कितना बोला था 2100। और ये कितना बोल दिया 2090 कैलोरी। लेकिन पैसा जो है, पैसा से मजाक नहीं, पैसा जो है बढ़ना चाहिए। ये कितना बढ़ा है पैसा 972 रुपया, कहाँ पे गांव में। वो कितना बोला था 816 रुपया। और तेंदुलकर कितना बोला था शहर में 100 रुपया 1000, ये कितना बोल दिया 1400। ये गांव का क्यों रहेगा तुम्हारे पास इतना पैसा रहेगा, 3 में देश का मालिक है तो। चलो तो ये है, ठीक है ना, 2155 किलो कैलोरी और यहाँ पे इतना। और ये बोला था इस शहर में कितना, वो 1000 रुपया बोला, ये बोला 1470 रुपया, थोड़ा बढ़ा के बोला। एक बार सवाल भी पूछा था कि रंगराजन समिति के अनुसार गांव में कितना कमाना चाहिए पैसा आदमी, 972। उसी को 33 से डिवाइड करेगा तब 32 रुपया निकल जाएगा पर दिन का। और ये 1407 उसी को 33 से डिवाइड करेगा तो 47 रुपया। 33 से 30 से डिवाइड करें, 30 से, सॉरी 31 से 31 दिन होता है ना, 31 या 30 से कर दो। 32 रुपये में दिन में क्या खाना आएगा। तो ये बोला वो तो इससे भी कम बोला था, ठीक है। तो 2012-14 की बात है। गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। सुनो ना, फिर भी तो ये बोला, ज़्यादा बोला। ये बोला कि रंगराजन की देखो जो तेंदुलकर कमेटी है मुझके इस बात से भी सहमत नहीं है कि भारत में गरीबी घटा है। बोला भारत में गरीबी बढ़ा है, भारत में गरीबी बढ़ा है। भारत में गरीबी जो भारत में है वो तेंदुलकर कितना बोला था 21% ओवरऑल, ये बोल दिया 29% लोग गरीब है। शहर में कितना है 13, ये बोल दिया 13 नहीं, सीधे दुगना 26% लोग गरीब है। वो बोला था गांव में 25% लोग, ये बोल दिया 30% लोग गरीब है, ठीक है। ये रंगराजन बोल दिया। लेकिन ये रिपोर्ट कब दे रहा है 2014 में। ये बोला अब आ गया किसका सरकार, मोदी बोला ये सब बकचोदी नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, इस रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। जो भारत में अब गरीबी नहीं है, भारत में तो ये रिपोर्ट लागू ही नहीं हुआ अभी तक। बोला भारत में वही गरीबी है जो तेंदुलकर बोल रहा है, कम बता रहा है। हाँ। तो फिर लोग का प्रेशर आया कि चलिए वो हम लोग क्या करते हैं, ये गरीबी का आंकड़ा दीजिए। तो लास्ट बार वही है समिति बना हुआ, आज के बाद अभी तक हो गया 20 साल,
समिति नहीं बना है अभी तक, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, समिति नहीं बना है। गरीबी का आंकड़ा अब भारत सरकार प्रस्तुत नहीं करता है। एक बार को सबके प्रेशर में आया भी, तक बनाया गया अरविंद पागड़िया टास्क फोर्स। तो अरविंद नाम का आदमी क्या है, वो सरकार से उसका बकझक हो गया, देश भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया, चला भी गया, रिपोर्ट भी नहीं आ पाया गरीबी पे। अभी तक भारत सरकार रिपोर्ट नहीं देता है गरीबी पे। भारत में कितना गरीबी है किसी को पता ही नहीं है अभी। पढ़ गया लेकिन होगा। वो इतना वो बोल के चल गया था कि कम से कम 40% तो लोग गरीब हैं ही अभी भी, लेकिन और भी ज़्यादा गरीब है भारत में लोग। और उसके बाद गलती से लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बार लॉकडाउन में निकल गया, हमने कोरोना के समय हमने भारत के 90 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया। मतलब वो अपने आप से स्वीकार लिया गलती गलती में 90 करोड़। 90 करोड़, कितना करोड़ है ही, 1.5 करोड़, अभी 100 150 करोड़, मतलब 150 करोड़। 60 करोड़ आदमी 90 करोड़ तो वैसे ही बोल रहा है, मतलब और भी गरीबी है। 90 करोड़ को तो दिया है और बहुत सारे गरीब को गरीब नहीं है। मिला होगा। तो बताओ, अभी तक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हुआ मात्र गरीबी पे, 30 से कैसा 40 सरकार। करोड़ हाँ, तो आपको कैसा सरकार है ये, गोल सरकार है, भंटा धोर सरकार समझ है। में आ गया। ये सरकार, इसी का जो पढ़ा लिखा रहेगा वो कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकता है बीजेपी को। गरीबी का आंकड़ा नहीं प्रकाशित होता है भारत में, कितनी बुरी बात है, अब नहीं होता है। तो ठीक है, पढ़ाई के लिए हम लोग के लिए बच गया, नहीं तो 2 समिति अभी और आ जाता। ठीक है, अच्छा चलो। समिति आते तो इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार। तो ये इसका हाल कांग्रेस से भी पूरा हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, गांव में 1-2 कमेटी और है, सक्सेना कमेटी और हासिम कमेटी। गाँव जो विलेज जो एरिया है वहाँ पे जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए जो कमेटी बना वो है सक्सेना समिति। और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे गरीबी में सुधार के लिए एक समिति बना था, हासिम कमेटी। ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा कमेटी है। यहाँ पे 25 लिखे, हम 23 होगा, 23 की जगह ये बोल दिया 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सवाल बता, चलो यहाँ पे सवाल पूछ रहे, राज्यों के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के बाद कौन बोला था, लकरवाल। क्षेत्रों के लिए ये आपको अलग अलग किसने अच्छा ये सवाल देखो, किसने मात्र पोषक तत्वों यानी कि कैलोरी की बात बोल रहा है, न्यूट्रिशन बेस्ड के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण किया। बताओ, ऑप्शन है दांडेकर, अलग, लकरवाला, तेंदुलकर, रंगराजन। एक बार और क्वेश्चन, किसने मात्र न्यूट्रिशन बेस्ड के आधार पे पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया था। हाँ, अलग नहीं किया था, वो भी अलग भी तो किया था। ये दोनों का मेन चीज यही है, ये दोनों कैलोरी का ही मेन कंपोनेंट का बात कर रहा था, तो ये दोनों हो जाएगा। लकरवाला क्या किया, लकरवाला तो बात किया फूड प्लस सीपीआई वगैरह ये सब जोड़ने लगा था, ठीक है ना, महंगाई वगैरह ये सब जोड़ने लगा था। तेंदुलकर किस पे बात किया, ये तो बड़ा सा बास्केट दे दिया। और तेंदुलकर के बाद कोई रंगराजन भी स्वीकार लिया था, हाँ बास्केट स्वीकार करना चाहिए, उसका तो वैलिडेट नहीं हुआ, तो बात ठीक है। तो ये दोनों होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। अब यहाँ पे देखो, तो शुरुआत में जो था वही दोनों सिर्फ कैलोरी की बात कहा था, बाकी सब फिर कुछ कुछ जोड़ते चला गया। तो हो गया, चैप्टर में बस इतना ही है। अभी देखो, भारत में गरीबी मापन हेतु उपयोग होता है क्या, क्या उपयोग होता है, प्रति व्यक्ति आय कि प्रति व्यक्ति आय लोगों का कितना कंजप्शन पकड़ लिया तुम, यही पकड़ना है सब, ये सब तुमको डराएगा कि इनकम 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 जहाँ हटा दो। भारत में गरीबी हेतु मापन होता है हेड काउंट रेशियो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उपभोग भाई यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, खाने में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैलोरी इनटेक कितना हो रहा है, ये सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यूएनओ है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का परिभाषा कब दिया था, 1995 में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये तो बता ही दे, दांडेकर, अलग। अच्छा, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता, हो फिक्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, तो नीति आयोग। लेकिन अच्छा ये छोड़ो, ये हम आगे बता रहे। अच्छा, कौन बोला था पॉवर्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अमर्त्य सेन, अवसर की कमी है,
मतलब किसी लोग को अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण वो गरीब है। तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है भारत का ही अमर्त्य सेन, याद रखना। पूछेगा कौन ऐसा इकोनॉमिक्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला था? अमर्त्य सेन को। ये क्या बोले थे पता है? ये बोले थे, चलो कितना बढ़िया बात बोला है। अब आते हैं कुछ सवाल। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ। दत्त कमेटी कहीं पढ़ा है? नहीं। चालिया कमेटी सब नहीं। लकड़वाला पढ़ा है? तो ये भी बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरियाज? बीपीएल फैमिली इन सक्सेना अर्बन। कौन? सक्सेना जी कहाँ थे? अर्बन। सक्सेना जी थे हासिम होगा ना, हासिम शहर में। सक्सेना जी कहाँ थे? गांव में। कंफ्यूज कर दिया। फिर से यहाँ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट पॉवर्टी यूजिंग तेंदुलकर मेथड। याद करो 2011-12 के अनुसार पॉवर्टी लाइन ऑफ ए पर्सन वाज फिक्स्ड पर मंथ फॉर रूरल। मतलब कितना बताया था? गांव के लिए कम पैसा 1816 और शहर के लिए 1000 रुपया। रुपया। और यही रंगराजन कितना कर देगा? 900 900 कितना? 72। 72। और शहर के लिए 1064। 1064। याद रहेगा। पर डे में पूछेगा तो इन सबको क्या करेगा? 30 या 31 से डिवाइड कर दो। 30 या 31 से डिवाइड। यहाँ भी 30 31 से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो पर मंथ पहले याद करो, एग्जाम में 30 31 से, तो इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। बीपीएल इन रूरल एरियाज इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन टू बी आइडेंटिफाइज फैमिली? रूरल एरिया कहाँ थे? सक्सेना जी गांव में। यहाँ पे बोल रहा है ये सारा कमिटी अब इसको अरेंज करो। तो क्या बताया था ट्रिक? DALTR। डाल्टर। पहले कौन होगा? डाल्टर। अच्छा, गरीबी को नापने का भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले आधिकारिक प्रयास कब किया गया था? 1962 में, योजना आयोग द्वारा। नहीं किया गया था? क्या गया था? अब डी मतलब क्या होगा? दान देकर दान देकर। कब आया था? 1971 में। ए मतलब क्या हो गया? अलग। अलग। ये कब रिपोर्ट दिया था? 1977 में। 9 में रिपोर्ट दिया था। 1979 में रिपोर्ट दिया। एल मतलब लकड़वाला। ये कब आया था? ये आया था 1989 में, पंचायती राज के समय रिपोर्ट दिया। LPG के समय आसपास 1992 में, 1993 में रिपोर्ट दिया। तेंदुलकर कब आया था? 5 में। 4 साल लगे रिपोर्ट देने में। 2009। और ये कब आया था? रंगराजन मोदी के समय 2012 से 14, ठीक है। ये सारे कमेटी किससे संबंधित है? गरीबी रेखा को मापने के लिए। Who coined the term cultural poverty? ये से याद करो, वन लाइनर है। कल्चरल पॉवर्टी शब्द कौन यूज दिया था? जैसे मतलब ऑस्कर लुइस। हम बताए क्या बता? हमारे से बताए थे किसी में शादी हुआ तो औकात से ज्यादा खर्चा कर दिया। बताए थे। एक क्वेश्चन है ना तुम्हारे बुक में। हाँ, तो वही चीज है, उसमें समझने का कोई बात नहीं है, नहीं पूछेगा बस। अच्छा था ना। बात ठीक बोला। लेकिन फिर से बताइए, व्हाट वाज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड बाय द, क्या चीज बोल रहे थे सर? अब यहाँ पर है कि व्हाट वाज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड बाय द दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एस्टिमेट किए थे भारत में सबसे पहली बार 1921 में दिए थे, अनुमान लगाए थे। और उसके बाद किसकी कीमत के आधार पे? 1867 से लेकर 1868 की कीमत के आधार पे किए थे। इस समय क्या चल रहा था भारत में? लगभग कैसी का समय ये? 1857 के क्रांति का समय थोड़ी है उधर सवाल। लोग बहुत बोली थी। यहाँ पे देखो, और उसके बाद क्या बताया था? दादा भाई नौरोजी क्या सेटअप किया था? काम 35, 16 महाजनपद में काम 35, ऐसे याद कर लो। 16 से 35 रुपया पर ईयर। 16 महाजनपद में काम 35। अगर इतना नहीं कमा पाया, 16 महाजनपद क्या है? पढ़ा है महाजनपद? महाजनपद नहीं पढ़ा। अगर नहीं कमा पाया तो काम महाजनपद 35। क्या था? पढ़ाए थे, हमको लग रहा है। बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, हु वाज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। अच्छा, सबसे पहले आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा भारत में किया गया था 1962 में ही। इसमें अर्बन और रूरल एरिया के कितना बताया था? ये कितना बताया था? 25-20 है क्या? हाँ, 25-20, यानी कि शहर में 25 रुपया और गांव में 20 रुपया पर साल का बोल रहा है। वही हम भी सोच रहे हैं। 25-20 ये कब बोले थे? इसे पर साल का बोल दिया है वो, जबकि 1962 का समय चल रहा है।
उस टाइम पे उतना वैल्यू नहीं हुआ सी हो गया, इतना गिरा हुआ अब value यही नहीं सब होगा। बोल रहा है डाटा। 1921 में दादा भाई नौरोजी क्या बोले थे? 1635 35, वो तो 35 ले गई तो 25 ले आया। 20-25। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना है? हाँ हाँ बोलो ना इधर। यहाँ पे बोल रहा है तेंदुलकर कमेटी के अनुसार परसेंटेज ऑफ पुअर क्या है? 21% ओवरऑल था। और शहर में कितना था? 13। गांव में 25। और रंगराजन कितना बढ़ा दिया? 26। 29% ओवरऑल। आप शहर में कितना बढ़ा दिया? 26। 26। गांव में 30। 30। समझ में आ 23। रहा? 23 या 25 जो भी हो, 25 मानो ना, 25 ही था। 13 दूनी 26, 25 ऐसे याद कर सकते हो। फिर 13 दूनी 26, 25 5 30, 21 8 29 ऐसे रंग जोड़ के याद कर लो। ठीक है, याद रहेगा डाटा। रंगराजन समिति के अनुसार कितना परसेंट लोग गरीब है? 29। जबकि तेंदुलकर क्या बोला था? 21। 21 कैसे जोड़ा था? शहर में 13। गांव में 25। ये कितना हो जाएगा रंगराजन में फिर? 29। नहीं याद हो रहा डाटा? आइए 13 दूनी 26, 26। आइए 25 5 30। याद हो गया डाटा? तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का परसेंट कितना है? शहर में कितना होगा? 13। गांव में 25। 25। पॉइंट याद रखना है। नहीं, उतना भी अंतर नहीं देगा। अब यहाँ पे बोल रहा है किसने प्रचंड बेरोजगारी की परिभाषा ऐसे श्रम घंटे में की जिनकी उत्पादकता 0 है? Who defined disgust in employment as a labor hour whose productivity is 0? अमर सेन। देखो क्या बोला था, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहाँ पे जैसे क्या है, तुम लोग, तुम्हारी बहन क्या कर रही है अभी? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो, अनएम्प्लॉयमेंट है वो। मतलब कि अमर सेन यही बात बोला प्रचंड बेरोजगारी में। 3 लेबर मिल के 1000 यूनिट काम कर रहा है, 4 लेबर मिल के भी 1000 यूनिट कर रहा है। तो ये जो है प्रोडक्टिविटी क्या है एक आदमी का? 0 है। ये एक अमर सेन बोला था। ठीक है, फिर से यहाँ पे लॉरेंस कर्व जो है किसको बताता है? महंगाई को। महंगाई को कौन बता रहा था? फिलिप्स कर बताए थे। अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को बताएगा नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ, आय वितरण, असमानता कितना वितरण है वो, या फिर रिलेटिव पॉवर्टी को बताएगा। समझ में आ रहा है? हाँ समझ रहा। विच इज ए सबसिस्टेंस फैक्टर यूज्ड टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? मतलब बोल रहा है पॉवर्टी लाइन को मापने के इसमें किसका उपयोग करते हैं? इंटरनेट का करते हैं? इसका करते हैं? नहीं, एक इक्वालिटी का चाहिए। ये अमीर गरीब वाला नहीं है, इनकम वाला बात थोड़ी है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम का बात हो रहा है। छुआछूत, एजुकेशन, भूल गया इसको। ऑप्शन देखो अच्छा से, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिजली। अच्छा, इंडेक्स पूछ रहा था वो। भोजन, कपड़ा, आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य। अब तो 11 इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बोला है विच अमंग द फॉलोइंग मेजर द पॉवर्टी टर्म्स इन द कैलोरी इनटेक फर्स्ट? कैलोरी के आधार पे सबसे पहली बार गरीबी रेखा का मापन कौन किया था इसमें से? तो बताए थे, ट्रिक याद कर लो। इद्दू वो जो है यही सबसे पहले किया था। दांडेकर और अलग, दांडेकर का नाम दिया है। हाँ नहीं, और अलग का भी नाम दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दांडेकर मारेंगे क्योंकि पहले यही था। अकॉर्डिंग टू बताए थे ये 1995 में यूएनओ परिभाषा दिया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। क्या परिभाषा दिया था? तो जो आदमी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाए, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन इनकम बट ऑल्सो एक्सेस टू सर्विस। कि सिर्फ इनकम पे नहीं, सर्विस पे के लिए भी क्या हो, डिपेंड हो। फिर यहाँ पर है कि व्हाट चेंजेस वेयर मेड बाय द तेंदुलकर कमिटी इन पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन? तेंदुलकर कमिटी क्या चेंजेस किया पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन में? तो इट यूजेस गिनी कोफिशिएंट। बताइए लाइन सही कि गलत? सही है। गलत है वो भाई। गिनी कोफिशिएंट क्या? गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग करते रिलेटिव पॉवर्टी में। भारत में कोई भी रिलेटिव पॉवर्टी का मेजर नहीं होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का होता है। सॉरी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, तुम पहली बार पढ़ रहा। कितना लोग तो कितना बार पढ़ा तब भी नहीं समझ पाता है। जब इट इंक्लूड हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ये तो बहुत सारा बास्केट बना के बहुत सारा चीज जोड़ा था, बहुआयामी गरीबी दिया था ये। इट यूजेस द सेम पॉवर्टी लाइन बास्केट फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। नहीं, सेम किया था।
कौन? बास्केट सेम बनाया तो उसका खर्चा अलग अलग निकाला। ऐसा थोड़ी शहरी के लिए कहते कि इसमें चड्डी रहेगा, गांव वाले लोग नहीं इसमें चड्डी वाला नहीं जोड़ते हैं। अच्छा वो तो कल वाले क्लास में था ना। इट यूजेस मिक्स रेफरेंस पीरियड। हाँ ये मिक्स रेफरेंस अभी भी एमआरपी से ही कैलकुलेट होता है, बताएंगे अभी रट लो ये एम्पियर क्या होता है। एम्पियर की एमआरपी। एम एम्पियर मिक्स पीरियड डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक कोई डाटा देता है उसमें बोलता है कि गिनी कोफिशिएंट है वो 25% से बढ़ के 32% हो गया, तो इसका मतलब क्या ये शो कर रहा है? गिनी कोफिशिएंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया? जीडीपी ग्रोथ हाई हो जाएगा वहाँ का। हाँ हो जाएगा। वो बताया करता है गिनी कोफिशिएंट बताएगा आय की असमानता बढ़ गई है। इनइक्वालिटी। हाँ इनइक्वालिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। समझ में आ गया? गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 होता है, लेकिन ये परसेंटेज के रूप में दिया है। ठीक है। ठीक है। Who led the task force projection of minimum needs and effective consumption demand? मतलब यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव, ये शब्द दिया इसको कंजप्शन डिमांड। अब बोलो इसमें कंजप्शन की बात कौन बोला था? उपभोग भय, कैलोरी इनटेक, कंजप्शन, ये दोनों शब्द डी मिले बोला थे था और ए बोला ए था। बोला था, तो ये होगा सी। ठीक है। लखवाल होगा। सो ये ये डी तो अलग डंडेकर होगा होगा, ना। अलग होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो तो वीएम से स्टार्ट था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सवाल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, बड़ी कंफ्यूजन बच्चा को, बड़ी कंफ्यूजन। तुमसे पूछे भारत में गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन का आंकड़ा कौन एकत्र करेगा, अथवा गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाला संस्था कौन है? अरे आंकड़ा कौन घरे घरे ले जाएगा, लेने कौन आएगा तुम्हारे घरे घरे गांव में? एनएसएसओ। या फिर निर्धारण कौन करता है गरीब है कि नहीं है? एनएसएसओ। ये दोनों लाइन शब्द बोले तो एनएसओ या एनएसएसओ सर्वे यही करता है, निर्धारण यही करता है। लेकिन इस आंकड़ा को फिर प्रकाशित कौन करता है? तो नीति आयोग। यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। गरीबी रेखा के आंकड़ा को प्रकाशित कौन करेगा या आकलन कौन करेगा? तो नीति आयोग। लेकिन आंकड़ा एकत्र कौन करेगा? तो नेशनल सैंपल सर्वे। सर्वे कौन करेगा? एनएसओ। आंकड़ा रिपोर्ट को पब्लिश कौन करेगा? नीति आयोग। पहले यही था उस योजना आयोग। योजना आयोग ही तो पहली बार बताया गरीबी के बारे में 1962 में। कितना? 20-25। भारत में गरीबी का आंकड़ा आधारित होता है किस पे? कैलोरी इंटेक या कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पे? कैलोरी इंटेक नहीं होता है। 2400-2100 क्या है उसी, वही तो है। इस शब्द याद कर लो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और कैलोरी इंटेक। अब यहाँ पे देखो, तुम जो ये इतना पढ़े हो, अभी इतना पढ़े हो गरीबी, तो अब यहाँ पे कुछ इंडेक्स भी बनाया गया है। एक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी खत्म, अब इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। वही गरीबी सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गरीबी के दौरान ही पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडेक्स क्या बताता है, कैसे कैसे मेजर किया जाए। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कब आया था? सबसे पहले अवधारणा इसका आया था 1990 में। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड लेवल पे जारी होता है कि गरीबी कितना है, इंडिया में नहीं। तो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। पहला एसडीआई इंडेक्स कब जारी हुआ था? 1990 में। एसडीआई इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 डायमेंशन का 4 इंडिकेटर है। हेल्थ में देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब कि जन्म लेता है तो कोई बच्चा मर जाता है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत सारा कोई जी जाता है बहुत सारा लोग। फिर एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर 2 चीज़ देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 25 साल तक में, मतलब 25 साल तक पढ़ाई किया है कि नहीं। फिर इसमें देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, नामांकन दर कितना है, रजिस्ट्रेशन कितने बच्चे का हो रहा है स्कूल में। फिर चौथा इंडिकेटर इसमें पर कैपिटा इनकम, पर लिविंग स्टैंडर्ड में देखते हैं पर कैपिटा इनकम कितना है। तो इसमें तुमको रटवा दे रहे हैं कि पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना डायमेंशन है, तो बोलना 3। कौन कौन था? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड।
इनकम, लिविंग इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड बात एक ही होता है, जीवन निर्वाह या फिर आय। अब उसके बाद बोलेगा इंडिकेटर कितना है, तो 4। कौन कौन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और यहाँ पर क्या है, पर कैपिटा इनकम। खाना। इसमें से दे देगा, इसमें से ऑप्शन बना के कि कौन नहीं है, तो याद रखना ये सब है। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव के विकास नापता है क्या ये रिपोर्ट? इसमें बिजली का बात बोला है, नहीं। स्वच्छता का बात बोला है, नहीं। संचार का बात बोला है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, तो नहीं बोला है, जो बोला है सो बोला है। अभी एसडीए का रिपोर्ट जो होता है ना, 0 से 1 के बीच शो करता है। 0 आया तो मतलब बैड, 1 आया तो गुड। इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया था, मीडियम कैटेगरी में रखा है, 0 और 1 के बीच में। कंपैरिजन, चाइना आगे है एसडीआई रिपोर्ट में, श्रीलंका भी आगे हम लोग से, भूटान भी आगे है, बांग्लादेश भी आगे है, लेकिन हम लोग पीछे है। म्यांमार हम लोग से पीछे है, नेपाल पीछे है, पाकिस्तान पीछे है। बाकी आसपास का जो कंट्री है, श्रीलंका, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, वो सब क्या आगे है। अब यहाँ पर है, ठीक है, भूटान डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप नहीं है एसडीआई के मामले में, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम हो सकता है इंडिया से ज़्यादा, मीन ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा है, हो सकता है। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या इतना है तो कम तो रहेगा ही। हम लोग से ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ भूटान में एक चीज़ है, स्वच्छ बहुत है वहाँ पे, प्रोटोकॉल का बहुत, वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेके बहुत कॉन्शियस है लोग, वहाँ पे इन्वायरमेंट फंड सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कितना रेट? अब है यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पब्लिश होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ एक कि वो पर कैपिटा इनकम, केवल यही, क्या है, पर कैपिटा इनकम, सिर्फ यही। अब यहाँ पे एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है, ये 2010 से जारी हो रहा है, जबकि इसके पहले एसडीआई करता हूँ। एसडीआई का था 1990। इसको कौन जारी करता है, यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, उसको सिर्फ यूएनडीपी। उसमें कितना इंडिकेटर था, 4। इसमें कितना इंडिकेटर है, ये प्लस इसी तरह। अब यहाँ पे देखो एमपीआई, तो इसमें कितना इंडिकेटर है, 10 इंडिकेटर है। कितना इंडिकेटर है, 10 इंडिकेटर। कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। एमपीआई में 10 इंडिकेटर है, 3 डायमेंशन है। उसमें 4 इंडिकेटर था, 3 डायमेंशन था, 4 इंडिकेटर था। इसमें भी हेल्थ है, एजुकेशन है, और क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो मतलब डायमेंशन तो तीनों में सेम है, इंडिकेटर बदल जा रहा है। वहाँ पे हेल्थ में क्या था, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लिविंग, यहाँ पर क्या, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, सबको 1/3 1/3 1/3 सेम वेटेज है। यहाँ पर क्या, एजुकेशन में वही रजिस्टर्ड यूसी या फिर एजुकेशन ईयर्स कितना एक्सपेक्ट, यहाँ पे सेम है ये दोनों। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ जा रहा है, हेल्थ में क्या, न्यूट्रिशन, मतलब मरना जीना है। और यहाँ पे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड में वहाँ पे सिर्फ था पर कैपिटा इनकम। इसमें बहुत सारा चीज जुड़ रहा है, बिजली, आवास, शौचालय, जलापूर्ति, ईंधन, लेकिन इसमें पर कैपिटा इनकम नहीं है। देखो ये यूनिक बात है, वहाँ पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा इनकम को हटा दिया है, संपत्ति को जोड़ दिया है, बिजली को जोड़ दिया, आवास को जोड़ दिया। इसे तो इम्पोर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया हुआ तुम्हारे बुक में, देखा है, एमपीआई। तो याद रखना एमपीआई में पर कैपिटा इनकम है, यही सवाल सबसे ज़्यादा फंसाता है। एक बार हम खुद फंस गए हुए थे वो एग्जाम। एमपीआई यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है सही में, क्योंकि सबसे बड़ा इंडेक्स है जो वर्ल्ड में जारी होता है, समझ में आया? कहीं पे यूपीएससी लिखा होगा ये, यूपीएससी मतलब पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम नहीं होता इसमें। 10th में भी आएगा एमपीआई इंडेक्स, तुमको पता है, बहुत हेवी टॉपिक है। फिर तो ये चीज़ हो गया। और एक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें 0 से 100 तक होता है। इसको जारी करता है आयरलैंड का एक संस्था है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर है जर्मनी का, वेल्थ हंगर जर्मनी का, आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसमें 4 डायमेंशन है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये टाइप तुम्हारे लिए नहीं है। तो अभी बताएं एसडीआई और इस दोनों में देखो, एसडीआई
और एमपीआई में क्या अंतर है? एसडीआई में 4 इंडिकेटर है, 3 डायमेंशन है, हेल्थ, वहाँ तो एजुकेशन, लिविंग इनकम या स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड। 4 इंडिकेटर कौन कौन सा है? तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, हेल्थ मोरालिटी, में क्या है? मोरालिटी, ये चाइल्ड मोरालिटी, मोर्टेलिटी, और इनकम में क्या है? पर पर कैपिटा कैपिटा इनकम। जारी बात 1990 में यूएनडीपी के द्वारा। एमपीआई में क्या है? 10 डायमेंशन है, तीन 3 इंडिकेटर है, इसमें 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, 10 10 इंडिकेटर इंडिकेटर है। है, तीनों सेम है। यूएनडीपी यूपीएचआई जारी करता है 2010 से। हेल्थ में क्या है? हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी तो है ही, न्यूट्रिशन प्लस न्यूट्रिशन जुड़ जा रहा है। एजुकेशन में क्या है? मीन 5 ईयर ऑफ बराबर है, स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। पर संपत्ति है, कैपिटा इनकम में क्या है? सॉरी, इनकम लिविंग स्टैंडर्ड में क्या? पर कैपिटा इनकम तो नहीं, सबसे पहले तो इसी को छाड़ दो। संपत्ति है, बिजली, बिजली है, स्वच्छता, स्वच्छता था, ईंधन था, वॉशरूम, मतलब ईंधन की लकड़ी से खाना बना रहा है कि गैस से, गैस से, ये था। आवास, घर था, और और भी कुछ था। और भी कुछ था, मेहरारू है कि नहीं, ये था। जल आपूर्ति, नहीं है। शौचालय। चलिए अब यहाँ पे देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ए न्यू इंडेक्स विच इज इंक्लूड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था ये। देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द वेस्कियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी ब्रोकन। देखो, विस्कियस साइकिल कौन दिया था? ये भी तुम्हारे बुक में है। गरीबी का दुष्चक्र है, मतलब एक आदमी जो गरीब है अपने बेटा को लगा देगा चाय पानी की दुकान पे, फिर उन्हें पड़ेगा, चाय बड़ा धंधा नहीं कर पाएगा, फिर वो गरीब हो जाएगा, फिर वो गरीब होगा, फिर वो चलते रहेगा। गरीबी दुष्चक्र इसको बोलते हैं। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक। पढ़ेगा क्या? पढ़ने वाला अमीर हो जाता है कैसा? पढ़ने वाला तो दिमाग आ जाता है उसके पास। गरीब अमीर नरकस दिया था ये। जरूरी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। गरीबी के बारे में डेटा संग्रह करने का यूआरपी मेथड, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड कितने? अच्छा देखो, ये बता रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बताने वाले थे, एमआरपी यूआरपी सब क्या होता है। एनएसएसओ है ना भारत में, गरीबी का डाटा एकत्र करता है, सैंपल 3 तरीके से करता है, यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी। यूआरपी मतलब यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड, एमआरपी मतलब मिक्स रेफरेंस पीरियड, एमएमआरपी मतलब मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड में क्या होता है? 30 दिन में गया, अब किसी गांव में चल गया, अब पूछ लिया 5 आदमी से, चाचा रहुआ 30 दिन में कच्ची कच्ची खर्चा करनी है, उस आधार पर गरीबी निकाला जाता है, कितना पैसा खर्च हो, कितना कहीं नहीं। फिर एमआरपी में क्या होता है? मिक्स रेफरेंस पीरियड में 365 दिन में देखा जाता है कि ये सब चीज़ मिल रहा है कि नहीं, वस्त्र, जूता, चप्पल, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ सामान। अब प्लस मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड में क्या होता है? तो 7 दिन में भी नापा जाता है, 7 दिन में कितना कुछ हो रहा है, और 30 दिन में भी कितना हो रहा है। अभी भारत में चलता है मिक्स रेफरेंस पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, यूआरपी में कितना दिन का नापा जाता है? 30 दिन का। 30 दिन, और मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड में 30 दिन 30 और दिन और 7 7 दिन। दिन, मिक्स रेफरेंस पीरियड में 365 दिन में देखा जाता है सीधा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी से भी ये देखते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें देखते हैं बेसिक मिनिमम ऑफ नीड जो है वो पूरा हो पा रहा है कि कैलोरी नहीं। रिक्वायर। फिर से यहाँ पे बताओ कि 75 रुपया कौन बोला था पर्सन पर ईयर? इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 वाला सुभाष जी बोले थे, बॉम्बे प्लान बोला था, वर्किंग ग्रुप बोला था कि दादा भाई नौरोजी, दादा भाई बोले थे 1635, 16 महाजनपद में नहीं कमाए हाँ, तो काम बॉम्बे पाए वाला थे। बोला था। नेशनल प्लानिंग बोला था 15 से 20, बॉम्बे वाला बोला था 75, 75, बॉम्बे में यही से 75, लोग थे, 75 एनुअल। टाटा लोग थे। हाँ, बॉम्बे प्लान में जे.आर.डी. टाटा थे, जी.डी. बिरला थे, बिरला था। पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे, लाल शरण भाई, कस्तूरबा भाई, ये सब थे। 8 उद्योगपति थे इसमें। वर्किंग कमेटी 1962 में जो था योजना आयोग को कितना बोला था? 25-20 पर मंथ। बॉम्बे प्लान बोला था 75 बोला, 75। फिर यहाँ पर है, पॉवर्टी इन इंडिया इज डिफाइंड एज द, ये सवाल बता दो, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैलोरी इनटेक। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ भूल वही, जा रहा है बार बार, कंजप्शन या आप कैलोरी काट इनटेक। दिए तो हाँ, तो हमको मैं लगा सही जान में उसके काटे हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नहीं, नहीं, बेस्ड ऑन फैमिली इनकम, इनकम बार नहीं, बार इनकम फंसाएगा, तो कभी नहीं। पर कैपिटा इनकम सब बार बार फंसाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डिजाइन मेजरमेंट पॉवर्टी लाइन इन द टर्म्स ऑफ, ये बता दो। पीपीएल बता सकते, कंजप्शन, कंजप्शन, ये शब्द दिख गया, बस ये कंजप्शन सब, वही सही है। कंजप्शन, कैलोरी इनटेक, ये दिख गया।
हाउ इज पॉवर्टी कैलकुलेटेड अंडर एमपीआई? एमपीआई के अंदर कैसे पॉवर्टी कैलकुलेट होगा? द हेड काउंट रेशियो से, बाय मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिएशन लेवल, मतलब किस चीज़ को नहीं पा रहा है। और गरीबी का अध्ययन एनएसओ करता है, तो इसमें कौन कौन सा गैर खाद्य, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो गैर खाद्य इसको शामिल करता है? तो कपड़ा को शामिल करता है, जूता को, शिक्षा को, वाहन को शामिल नहीं करता है। निम्नलिखित में से असमानता अगर तुमको घटाना है किसी देश में तो क्या नहीं करना होगा? उदारीकरण, इससे कोई मतलब नहीं है। उदारीकरण से मतलब नहीं कि असमानता घट जाएगा देश में, इससे तो प्राइवेटाइजेशन होगा। ठीक है। बाकी कर रोक, भूमि सुधार करोगे तो गरीब को भूमि मिल जाएगा। टैक्स को लचीला बनाओगे तो टैक्स गरीब पे कम लगाओ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मतलब कि कम से कम इतना तो इसको पैसा मिलना ही चाहिए, मिनिमम बेसिस। हो गया खत्म। तो ये हो गया गरीबी पूरा खत्म। आप वो 25 वो क्वेश्चन कराएंगे, उस दिन आएंगे तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो डाटा भी याद करवा दिए, बताओ।